ये परीक्षा कठिन तो है, सब मानते हैं, लेकिन आपको ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि आप एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपके पास इस बात का जवाब आ जाता है कि आप सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो आगे की राह बिल्कुल आसान है। कभी कभी हो सकता है फेलियर्स भी मिले, ज्यादा अटेम्प्ट्स लगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि आप एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, तो आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं खलेगा। 2 या 3 चीजें होती हैं। कोई लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, तो सॉरी, पैसे कमाने के लिए तो आना ये गलत रीजन है। दूसरी चीज होगी, आप सोचते हैं कि हम पावर और पर्क्स के लिए आना चाहते हैं। ये भी मैं नहीं समझती कि आप बहुत दिनों तक इसे एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप, जो तीसरा रीजन है कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं, या जो हम अपने देश को बेहतर बनाएं उसमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही रीजन है सिविल सर्विसेज में ट्राई करने के लिए। और अगर आपके रीजंस पहले दोनों हैं, तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगी आप उसे तीसरे रीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छे लोगों की जरूरत है, तो आप इस मंशा से आइए कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मेरे देश को मेरी जरूरत है, तो इस कैपेसिटी में आप बेटर कर पाएंगे। अब जहां तक मेरी जर्नी की सवाल है, तो मैंने एमटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है पुणे से ही, और जब भी मेरा कोर्स खत्म हुआ तब मैंने जीआरई दी थी और मेरा बहुत बेहतरीन स्कोर था 1490। मैं यूएस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, पर जो मेरे ग्रेजुएशन के बाद का फाइनल ईयर था वो एक लैब प्रोजेक्ट था। तो उस 1 साल जब मैंने लैब में काम किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करती कि मैं अकेले काम करूं, या उस वक्त जिस लैब में मैं काम कर रही थी तो सारे हम एक तरह से कॉपीड एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि फिर मैं कुछ ऐसा तलाशूं जिसमें मैं, जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो हम जिंदगी के 35 से 40 साल आगे के या 30 साल उस चीज को करना चाहें, ऐसी खुशी आपको मिले कि जो चीज आप अगले 30 साल तक खुशी से कर सकते हैं। तब मैंने सिविल सर्विस के लिए डिसाइड किया। सिविल सर्विसेज या टीचिंग, ये 2 चीजें मेरे जहन में थी कि या तो मैं बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती हूँ या फिर मैं एक सिविल सर्वेंट बन के लोगों की मदद कर सकती हूँ। तैयारी शुरू हुई तब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने 2010 में ट्राई करने के लिए एक प्रीलिम का अटेम्प्ट दिया, तो ये तो आत्महत्या के समान है, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ 4 अटेम्प्ट होते थे, और अगर मैंने ट्रायल में 1 अटेम्प्ट गवा दिया होता तो अब मेरे पास और अटेम्प्ट्स बचते भी नहीं। लेकिन उस ट्रायल के बाद भी जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे एक मार्गदर्शन ऐसा मिला कि आप दिल्ली जाइए, ये परीक्षा तो मुंबई से हो ही नहीं सकती, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप दिल्ली जाइए। और ये मेरी थी दूसरी बहुत बड़ी गलती कि मैं बिना समझे, ये ऐसा समय था जहां तक कि मैंने अखबार भी कभी खोल के पढ़ा नहीं था, बस पेज 3 पलट लेते थे कभी कभी। तो इस लेवल ऑफ प्रेपरेशन से मैं सीधा दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली में मैंने जो भी, वो मेरी सीनियर थी, आईआरएस ऑफिसर थी, जो क्लासेस पे उन्होंने चेक मार्क मारे वो सारे मैंने ज्वाइन कर ली। मम्मी पापा नसीब से बहुत अच्छे थे, वो यही सोचते थे कि हमारी बेटी को क्या चाहिए। तो जब ऐसे करके मैं पहुंची तो एक वाक्या मुझे याद आता है कि हमारे टीचर बता रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि आर्टिकल 2 में ये लिखा है, और मैं वहां पे बैठकर सोच रही थी ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहाँ छपा है। मतलब इस लेवल की कच्ची थी मैं जब मैं दिल्ली गई, और ऑब्वियसली मैं पहले से बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो एक गलत दिशा में बहुत देर तक हार्ड वर्क करने का नतीजा ये हुआ कि मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि इस परीक्षा का जो पहला पड़ाव है प्रीलिम, ये भी अगर पास करना है तो आपको बिल्कुल, आप इंसान हो ही नहीं सकते, भगवान ही ये कर सकता है, ये मुझसे तो नहीं होगा। ये ऐसी हालत जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी देखी तो उन्होंने बोला कि तुम बॉम्बे वापस आ जाओ। मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। उस वक्त फिर मैंने एक ऐसी चीज की जो आमतौर पे भारतीय स्टूडेंट्स नहीं करते, मैंने गैप ईयर लिए, मैंने 2 गैप ईयर लिए। तो इन 2 सालों में मैंने अपनी बहुत सारी हॉबीज को परस्यू किया।
मैं अलग अलग लोगों से मिली जो अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस थे मेरे लिए, बहुत एनरिचिंग ईयर्स थे मेरे लिए 2। और ये करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जी हाँ, अब मैं दे सकती हूँ एग्ज़ाम। और इस जोश के साथ मैंने 2012 में पढ़ाई शुरू की, बिल्कुल अपने से, बॉम्बे में रह के। और 2013 का अटेम्प्ट मैंने बिल्कुल पूरी तैयारी से दिया, पर यह हुआ कि फिर से मेरी प्रीलिम क्लियर नहीं हुई, 1-2 नंबर से प्रीलिम फिर रह गई। और पर इस फर्क ये था कि पहले भी मैं एक ट्रायल अटेम्प्ट दे चुकी थी, लेकिन उस अटेम्प्ट को फेल होने के बाद मैं बिल्कुल बिखर गई। लेकिन जब ये अटेम्प्ट मैंने दिया 2013 वाला, तो इसको देने के बाद मैं बिल्कुल उस वक्त मैं इस फेलियर को बहुत अच्छे से देख पाई। मैंने एनालाइज किया, अपने नोट्स बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने आप को, मतलब मैं मेंटली तैयार थी कि शायद मुझे अब मैं और अटेम्प्ट दूंगी। और इस तरीकों को फॉलो करने से ये हुआ कि 2014 और 15 में दोनों बारी जब मैंने प्रीलिम क्लियर की तो मैंने इंटरव्यू भी दिया और दोनों बारी मुझे पोस्ट भी मिली। तो ये मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस परीक्षा में जब आप आते हैं तो आप सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। जरा अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको कोई सलाह देता है तो वो पत्थर की लकीर नहीं होती, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचना होता है। इस परीक्षा में अगर 1100 लोग सिलेक्ट होते हैं तो 1100 अलग तरीके हैं उस मंजिल तक पहुंचने के। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको घर छोड़ के दिल्ली जाना है, आपको घर छोड़ के पूना रहना है, या आप दिल्ली जाएंगे तो आपकी बात बिगड़ ही जाएगी जैसे मेरी बिगड़ी। तो एक अपने लिए खुद का डिसीजन लीजिए। कहीं सुनी पे तैयारी करना गलती होगी। तैयारी करते हैं तब बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भले आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन बेसिक किताबें आप पढ़िए। और दूसरी चीज़ मेरे बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि 2013 में जब मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, तब मैंने एक दूसरी जॉब ले ली, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इनकी इंश्योरेंस की परीक्षाएं चलती थी, तो उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की नौकरी ली। अब ये जॉब भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि बहुत सालों के बाद एक स्टेबल सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है तो आपको अच्छा लगता है। और वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ही तो था। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं आईएएस भी बन जाऊँ या किसी भी सर्विस में जाऊँ तो मुझे लोगों से डील करना है और मुझे फाइलों से डील करना है। तो ये एक अच्छा अनुभव मुझे नौकरी में रहते हुए मिला। और एक ये भी बहुत अच्छा अनुभव मिला कि आप जब अच्छे से काम करते हैं तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मेरे जॉब के दौरान एक वाकया हुआ, जब जैसे कि 2-3 बार इनफैक्ट ऐसे हुआ कि जिस चीज़ को लोग बोलते हैं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, अगर मैं उसको तुरंत कर दूं कि नहीं आप रुकिए मैं अभी कर देती हूँ, तो लोग गदगद हो जाते हैं, उनको बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं कि आप सरकारी ऑफिस में बैठ के आप जल्दी कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। एक आदमी ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैडम आपका काम देख के मुझे लगता है कि सारे ऑफिसेज में सिर्फ औरतें ही होनी चाहिए, क्योंकि औरतें ही इतने अच्छे से और इतने मन से काम करती हैं। तो सब जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो आपको अपने बारे में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ जो सही है। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आप जॉब के साथ नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन जब आप जॉब लेते हैं, क्योंकि जब मैं 2015 का अटेम्प्ट दे रही थी तब मुझे काफ़ी लीव्स लेनी पड़ी और इस वजह से थोड़े मेरे ऑफ वर्क प्लेस में क्लैशेस भी हुए थे। तो आपको ये मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि अगर मैं जॉब ले रहा हूँ तो सब अगर 8 बजे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मुझे सुबह 5 बजे करनी है। और आपको ये करना ही है अगर आप सीरियस हो अटेम्प्ट के बारे में, कि आपको सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे जो ऑफिस के पहले का समय है उसमें आपको पढ़ाई करनी है। आजकल हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, तो उनको आप ऑफलाइन करके आप अपने जब आप ट्रैवल करते हैं उनमें देख सकते हैं। आने के बाद भी आप अगर जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये एक समझना है कि जो दूसरे बंदे अगर 12 घंटे दे रहे हैं तो वो आपको 8 घंटे में करना है, और ये बिल्कुल मुमकिन है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरे दिन एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहें। इससे बहुत लोगों का नुकसान होते हुए भी मैंने देखा है कि वो इतना समय होता है उनके पास कि वो बिल्कुल उसे बर्बाद करने लगते हैं। वो कुछ